नमस्कार, जय हिंद आप सभी को। तो तमाम साथी जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भर्ती कब तक आएगी, कितने पदों पे आएगी, सिलेबस क्या होने वाला है और सिलेबस की यदि मैं बात करूँ, तो सिलेबस इसका कभी जारी नहीं होता। तो सिलेबस को हम लोगों ने पिछले सालों के पेपर के आधार पर एनालिसिस करके डिसाइड किया है कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आएँगे। तो इस वीडियो को हम 2 हिस्सों में बाँट के पढ़ेंगे। पहला जिसमें हम देखेंगे कि कितने पदों पे ये भर्ती आने वाली है, कब तक आएगी, इसके फॉर्म कब तक निकलेंगे। और दूसरा इसका सिलेबस, क्योंकि सिलेबस बहुत इसका अतरंगी है। ना तो ये पूरी तरह से सीईटी 10+2 की तरह है, ना ये सीईटी ग्रेजुएशन की तरह है, ना हम कहें तो ये पूरी तरीके से वनपाल या वनरक्षक की तरह है और ना ही ये एलडीसी की तरह है। इसका सिलेबस कुछ अलग ही टाइप का है और सिलेबस कभी जारी नहीं होता। तो जो लोग तैयारी करते हैं उनके लिए सबसे बड़ी समस्या होती है और सबसे बड़ी बाधा यही है। पिछले सालों में जिन लोगों ने एग्ज़ाम्स दिया था, तो उनका आधा समय इसी इंतज़ार में बीत गया कि सिलेबस जारी होगा, लेकिन सिलेबस जारी नहीं हो पाया। तो हम लोग बिना किसी देरी के पिछले सालों का पेपर का एनालिसिस करके कितने क्वेश्चंस किस टॉपिक से पूछे गए हैं, इसको हम देखेंगे। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ मैं आपको कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल को लेके हमने एक बैच लॉन्च कर दिया है। दीक्षांत एकेडमी एप्लीकेशन पे, ठीक है? ये बिल्कुल मिनिमल फीस है 299 और यहाँ आपका कंप्लीट सिलेबस होने वाला है और ये आपका एप्लीकेशन है दीक्षांत एकेडमी बीकानेर। ये व्हाट्सएप नंबर है। दीक्षांत एकेडमी बीकानेर का एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जाके वहाँ पे जाएँगे तो पेड कोर्स में आपको ये देखने को पूरा का पूरा कोर्स मिल जाने वाला है। अब इसमें हमें क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो बात करेंगे। 15 मई से ये बैच स्टार्ट होने वाला है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि क्या ये भर्ती होगी, तो कितने पदों पे होगी? इसके लिए मैं कुछ प्रूफ़ दूँगा क्योंकि किसी भी भर्ती को जब हम तैयारी करते हैं, तो उसके लिए मोटिवेशन चाहिए होता है, कि ये भर्ती आने वाली है। ये भर्ती सीईटी 10+2 पर आधारित है, जिसका एग्ज़ाम 2026 में ही होने वाला है। तो ये भर्ती आप 2026 के लास्ट में या 2027 के स्टार्टिंग में जनवरी में या दिसंबर के आसपास आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कितने पदों पे ये भर्ती निकलने वाली है। देखिए यहाँ पे मैं कोई घर से नहीं बना के लाया हूँ, ये सारी न्यूज़ आपकी ऑफ़िशियल न्यूज़ है और इसमें बोला गया है कि 9000 कांस्टेबल की भर्ती का भेजा प्रस्ताव राज्य सरकार को और सरकार की मंजूरी मिलते ही शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। ये 2 महीने पहले की खबर है। यानी 2025 वाली जो कांस्टेबल भर्ती है उसके कंप्लीट होने के बाद की ये न्यूज़ है। नई भर्ती 9000 पदों के लिए। फिर एक ट्वीट और भी है, नई सीईटी 2026 राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2026-27 को लेके 9000 पदों की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के लिए फाइल भेजी गई। 9000 पद की बात चल रही है। चलिए एक खबर और देख लेते हैं। मैं तमाम तरह के सोर्सेज से आपको बताऊंगा कि कितने पदों पे। राजस्थान पुलिस एडीजी पुलिस विभाग में एडीजी उन्होंने बोला है कि प्रदेश में ये भी आपके महीने 2 महीने पहले की न्यूज़ है। प्रदेश में पुलिस बल को मजबूत करने के लिए लगातार भर्तियां की जा रही हैं। पिछले वर्ष 10,000 और इस वर्ष भी 10,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती प्रक्रिया जारी है, जिससे आने वाले समय में व्यवस्था और सुदृढ़ होगी। तो ये वही 9-10 हज़ार पद हैं जिसके बारे में स्वीकृति मिलने के लिए सरकार को फाइल भेजी गई है। तो ये यहाँ भी बात इस वर्ष भी 10,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी, यानी 2026 की बात चल रही है। चलिए और देखते हैं। 2026 के स्टार्टिंग में जनवरी में राजस्थान सरकार ने चला कि 44 से ज़्यादा नए अपकमिंग एग्जाम्स का नाम और कितने पोस्टों पे और भर्ती कब होगी, उसकी परीक्षा कब होगी, उसको उन्होंने जारी किया था। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी वो थी कांस्टेबल परीक्षा। तो कांस्टेबल परीक्षा को लेके उन्होंने बोला था कि हम 4000 पदों पे ये भर्ती करेंगे और इसका एग्जाम जून और जुलाई में होगा। लेकिन अभी जून जुलाई में तो ये नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि ये सीईटी 10+2 पर आधारित परीक्षा है। सीईटी 10+2 2026 होगी। सीईटी पहले 10+2 होगी, ठीक है? 2026 में ही होगी। तो मैं यही बोल रहा हूँ 2026 के तुरंत बाद आपकी ये भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। सीईटी के तुरंत बाद ये भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। 2024 में भी भर्ती निकली थी, 2025 में भी भर्ती निकली थी, 2026 में भी ये भर्ती निकलने वाली है। लेकिन यहाँ पर तो 4000 की बात है।
चलिए और देखते हैं और सोर्स। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार, ये भी सरकार की एक रिपोर्ट है जिसके आधार पर ये आंकड़े जारी हुए हैं। विभाग में प्राप्त सूचना के अनुसार प्रक्रियाधीन भर्तियों के अतिरिक्त रिक्त पद, यानी प्रक्रियाधीन उस समय 2025 की भर्ती प्रक्रिया में थी पुलिस वाली, उसके अलावा कितने पद हैं? तो आप देखें यहाँ पे कि गृह विभाग जिसमें पुलिस कांस्टेबल आता है, उसमें 4000 पदों की बात चल रही है और ये पद वो हैं जो बिना प्रमोशन के हैं। लगातार लोग रिटायर हो रहे हैं कांस्टेबल के पद से, लगातार कांस्टेबल से लोग हेड कांस्टेबल बन रहे हैं, तो वहां भी पदों की संख्या बढ़ रही है। तो कुल मिला के हमें बात ये समझ में आती है कि 4000 से लेके और 10,000 तक के बीच में ये पोस्ट निकलेगी। मिनिमम आप 4000 मान के चलिए, मैक्सिमम 10,000 तक। तो 4000 से ज्यादा ही पोस्ट निकलेगी, एक बात तय है। कब निकलेगी? सीटी 10+2 एग्जाम होने के बाद, क्योंकि इसी आधार पर होगा। कोई समस्या नहीं है ना? ठीक है, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यानी ये भर्ती निकलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ये पद आपके लगभग 5000 6000 के आसपास या 10,000 हो सकते हैं। 4000 से कम नहीं होंगे, 4000 भी नहीं होंगे, उससे ज्यादा ही होंगे। और 9000 के लिए भेजा गया है फाइल। ये मैंने आपको बताया कि हमने स्टार्ट कर दिया है। 15 मई से ये बैच स्टार्ट है। जल्दी से आप लोग इसको ज्वाइन कर लें, बहुत मिनिमल फीस के साथ। अब चलिए बात करते हैं कि इसका सिलेबस। लेकिन उससे पहले, जब आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी करते हैं, ये भर्ती ऐसी है जिसमें भाग्य का बहुत ज़्यादा साथ चाहिए, क्योंकि जो मेरिट निकलती है वो हर जिले की अलग अलग निकलती है। जो पद निकलते हैं वो हर जिले के वाइज अलग अलग निकलते हैं। तो बहुत संभावना होती है कि यदि आपकी किस्मत खराब है तो आप उस जिले में फॉर्म भर देंगे जहां पे कट ऑफ ज़्यादा जा रही है। इसके साथ साथ इसमें फिजिकल और इसमें सिलेबस कभी जारी नहीं होता, तो ये सब बातें जो मिल जाती हैं आपस में, तो इसको बड़ा ही मुश्किल बना देती है इस एग्जाम को। सिलेबस इतना मुश्किल है नहीं इसका, पेपर इतना टफ नहीं आता, लेकिन इतनी चीजें इसमें जोड़ दी गई है अनिश्चितता वाली, चाहे सिलेबस को लेके, चाहे हर जिले की अलग कट ऑफ को लेके, कि पूरी जो मोस्ट ऑफ द जो चीजें हैं वो भाग्य पे डिपेंड हो जाती हैं। इसके साथ साथ फिजिकल को लेके यदि आपको कोई डाउट है, क्योंकि जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में हमें A to Z पता होना चाहिए कि हम उसके लायक हैं कि नहीं, हमारी बॉडी उसके लायक है या नहीं है। कई विद्यार्थी होते हैं जिनकी उंगली टेढ़ी होती है या उंगली नहीं होती है, ठीक है, या फिर कई और समस्याएं होती हैं, तो उनको पहले जान लेना चाहिए अपनी बॉडी को लेके। उसके लिए मैंने 2 वीडियो बना रखे हैं यूट्यूब चैनल पे, दीक्षांत एकेडमी बीकानेर यूट्यूब चैनल पे जाएंगे आप तो इसी थंबनेल से आपको 2 वीडियो मिलेंगे जिसमें फिजिकल की संपूर्ण जानकारी दे रखी है। फिजिकल कैसे होता है आप जाके देखें और अपने आप को चेक करें, ठीक है, वो ज़्यादा जरूरी है। यदि हम ओवरऑल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें 10+2 चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए, प्लस अभी तक ये सीईटी 10+2 पर आधारित परीक्षा है, तो इसमें 12वीं प्लस सीईटी चाहिए आपको। आयु इसमें जनरल पुरुष हैं आप तो 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष तक, और महिला हैं तो ऊपरी सीमा में छूट मिलेगी 5 साल, यानी 18 से 28 साल तक आप भर सकते हैं। यदि ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी ओबीसी एमबीसी के पुरुष हैं आप तो आपको 18 साल से लेकर 28 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं, और महिला हैं तो अपर एज लिमिट में 5 साल की और छूट मिलेगी, यानी 18 से 33 साल तक आप फॉर्म भर सकती हैं, ठीक है। अब ऊंचाई की बात करें तो मेल के लिए 168 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए, फीमेल को 152 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एससी एसटी से बिलोंग करते हैं आप तो 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी, लेकिन ये छूट आपको एक बार ही मिलेगी, छूट आपको एक बार ही मिलेगी, और जैसे ही आपने छूट ली तो आप बस उसी कैटेगरी में फाइट करेंगे, जनरल कैटेगरी में फाइट नहीं कर पाएंगे। छूट सोच समझ के लेना। इसके बाद दौड़ की बात करूं तो दौड़ में मेल में 25 मिनट में, फीमेल को 35 मिनट और एक्स सर्विसमैन को 30 मिनट मिलेंगे, 30 मिनट मिलेंगे 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने में। तो ये मेन इंपॉर्टेंट है, इसको आपको थोड़ा देख लेना चाहिए क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं। इसमें वो भी विद्यार्थी शामिल होंगे, वो भी साथी शामिल होंगे जिन्होंने पिछला एग्जाम दिया हुआ था उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, उसमें ये भी विद्यार्थी शामिल होंगे जो नए होंगे। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए मैं सारी चीजें बता रहा हूं। इसमें पेपर का लेवल क्या होता है, पेपर का स्तर मॉडरेट होता है, हार्ड नहीं होता। इसमें 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। 3 भागों में पेपर बटा हुआ रहता है। पेपर होता है 2 घंटे का पेपर, 150 क्वेश्चन, 150 मिनट, यानी हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4। अब पार्ट ए में क्या होता है, तो पार्ट ए में होता है रीजनिंग, मैथ्स और इसके साथ साथ कंप्यूटर। गणित 15 से 25 क्वेश्चन आते हैं। अब देखो इसका सिलेबस तो कभी जारी होता नहीं है, तो पिछले सालों के पेपर जो शिफ्ट वाइज हुए हैं
उसके आधार पर हमने पता लगाया कि कुछ में गणित के 15 क्वेश्चन आए, किसी में 20 आए, किसी में 25 आए। तो 15 से 25 क्वेश्चन के बीच में गणित के पेपर आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। कंप्यूटर के 15 से 20 क्वेश्चन या 15 से 20 नंबर मान लें, ठीक है, ये मिलते हैं। और इसके साथ जो बाकी बच गया लगभग 20 जो क्वेश्चन है आपके, वो रीजनिंग के आएंगे। अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। पार्ट ए आपका 60 क्वेश्चंस, पार्ट बी में आपके 45 क्वेश्चन 45 नंबर के, पार्ट ए 60 क्वेश्चन 60 नंबर, पार्ट बी 45 क्वेश्चन 45 नंबर, पार्ट सी 45 क्वेश्चन 45 नंबर। टोटल जोड़ेंगे तो 150 क्वेश्चन 150 नंबर के। पार्ट ए की बात कर ली मैंने। ये पार्ट बी की बात करूं तो इसमें विज्ञान आपका 10 से 15 क्वेश्चंस विज्ञान के आते हैं, 10 भी आते हैं, 12 भी आते हैं, 15 भी आते हैं। इसके बाद हम महिला और बाल योजनाओं की बात करें तो इससे 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं। ये पूरा करंट का टॉपिक है, ये पूरा आपका करंट का टॉपिक है। तो 2025 में महिला और बालकों से जुड़ी हुई योजनाएं जो चल रही थी वो आई थी। और इससे पहले वाला 2024 में जो एग्जाम हुआ था उसमें महिला और बाल अपराध भी आया था, जैसे सती प्रथा निषेध अधिनियम या फिर दहेज प्रथा निषेध अधिनियम, दहेज उत्पीड़न निषेध अधिनियम। तो इस प्रकार की जो महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो अपराध होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे गए थे 2024 में, लेकिन 25 में नहीं आए, केवल योजनाएं आई थी। तो मैं तो आपको उसको भी कवर करवा दूंगा, अपराध को भी कवर करवा दूंगा। तो ये 10 से 12 क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। अब जो सामान्य ज्ञान है आपका 15 2 17 10 27 और लगभग 18 से 20 क्वेश्चंस आपके जीके। ये जीके कौन सा आएगा? इंडिया का आएगा। कौन सा आएगा? भारत का इंडिया जीके, इंडिया जीके आएगा। पार्ट सी की बात करूं तो इसमें राजस्थान जीके आएगा। इसमें राजस्थान की पॉलिटी, हिस्ट्री, कल्चर, इकोनॉमी, जियोग्राफी सारा कुछ है। और कितने नंबर का है टोटल? तो 45 क्वेश्चंस 45 नंबर के आएंगे। तो 3 पार्ट 150 क्वेश्चन 150 मिनट, 150 क्वेश्चन 150 अंक। इसमें कोई समस्या नहीं है ना? चलिए अब थोड़ा सा हम आगे की तरफ चलते हैं। यहां से हम बात करते हैं कि एक बार हम थोड़ा सा उस कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो कोर्स हमने लॉन्च किया है, इस कोर्स में क्या होगा? इस कोर्स में हम यहाँ पे साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर और योजनाओं के साथ साथ मैं बात करूं तो यहाँ पर महिलाओं और बच्चों से जुड़ी अपराध भी मैं इसमें शामिल कर रहा हूं। बहुत मिनिमल फीस 299 और आपको एग्जाम तक वैलिडिटी मिलने वाली है। डिजिटल नोट्स, कंप्लीट सिलेबस, चैप्टर वाइज शीट्स, पीवाईक्यू सॉल्यूशन, एनसीईआरटी पर आधारित आपको पढ़ाया जाएगा। सिलेबस हमने खुद ही पिछले सालों के पेपर के आधार पर डिजाइन किया है इसकी। और ये कहाँ मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको एप्लीकेशन दीक्षांत एकेडमी बीकानेर पे, ठीक है। मिश्रा सर आपके मैथ्स पढ़ा रहे हैं और यहाँ दीक्षांत एकेडमी बीकानेर एप्लीकेशन है। आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देख लें, ज्वाइन कर लें। पेड बैच और पेड कोर्स में जाके आपको मिल जाएगा ये कोर्स। ये आपको ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, कोई भी डाउट है आप हमें पोस्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लेना। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करना। इसके बाद स्टार्ट होगा 15 मई 2026 से। कोर्स का ड्यूरेशन है आपका 5 से 6 महीने। अभी मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ, वैलिडिटी इसकी एग्जाम होने तक है, तो कोई भी टेंशन नहीं है। नंबर ऑफ आवर्स लगभग 300-350 घंटे के आसपास मिलेंगे। डेली क्लासेज आपकी 2 से 3 घंटे 15 मई के बाद स्टार्ट होंगी। और पीडीएफ प्रिंटेबल और माध्यम हिंदी, और जो कठिन शब्द हैं उनको इंग्लिश में भी, ताकि इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी हैं उनको भी कोई दिक्कत ना हो। और प्लस बाद में हम इसमें टेस्ट सीरीज भी जोड़ देंगे। अब चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं कि पढ़ना क्या है इसमें, सिलेबस क्या होगा। तो मैंने कहा ये सिलेबस थोड़ा सा अतरंगी है, इसका सिलेबस थोड़ा सा अलग है। ना तो ये पूरी तरह सीईटी 10+2 पर आधारित है, ना ये सीईटी ग्रेजुएशन पर आधारित है, और ना ही ये पूरी तरीके से एलडीसी पर, ना ही वनपाल पर। इसका कुछ अलग ही तरीके का बिहेवियर है। इसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है वो बेसिक विज्ञान। बेसिक विज्ञान से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक विज्ञान से कई बार क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक क्वेश्चन आया था होरोस्कोपी, जो आप कह सकते हो कि होरोलॉजी क्वेश्चन आया था कि होरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो होरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ये क्वेश्चन आपका किससे रिलेटेड है? विज्ञान की शाखाओं से। यानी विज्ञान की शाखाएं और उसके जनक, जैसे वनस्पति विज्ञान के कौन जनक हैं, या फिर जंतु विज्ञान के कौन जनक हैं, या फिर चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है, या फिर हम कहें अनुवांशिकी के कौन जनक हैं। तमाम तरह की चीजें, उनके जनक और शाखाएं, वो हमें पढ़ना है। ये बेसिक विज्ञान है ना, किसी भी पेपर में आपको बेसिक विज्ञान देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये एक ऐसा पेपर है जिसमें बेसिक विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर मापन इकाइयां और मात्रक, पिछले साल पेपर में आया था कि यहाँ से क्वेश्चन आया था कि तरंग दैर्ध्य को किसमें नापा जाता है, उसका इकाई क्या है, यूनिट क्या है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है कि जैसे
हम कहें कि तारों की दूरियां किस में नापी जाती हैं, या ओजोन की जो मोटाई है या सांद्रता है उसको किस में नापते हैं, इसके साथ साथ ध्वनि तीव्रता को किस में नापते हैं, तमाम चीजें, ठीक है, शक्ति को किस में नापते हैं। तो ये हमें मापन इकाइयां और मात्रक पढ़ने हैं। इसके साथ साथ हमें यूनिट भी पढ़नी है। एसआई यूनिट क्या होती है, एमकेएस यूनिट, सीजीएस यूनिट क्या होती है। यहाँ से क्वेश्चन आया था कि ऊर्जा पिछले साल, जिसको बोलते हैं हम लोग कार्य, कार्य की विमीय सूत्र क्या होगा, कार्य का विमीय सूत्र क्या होगा। तो आपको पता है विमीय सूत्र जो होता है उसको एमएलटी से लिखते हैं। हम लोग सिलेबस में बात करेंगे सारी की सारी, जब जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तब वहां पे डिसाइड करेंगे कि एमएलटी क्या होता है, विमीय सूत्र क्या होता है। फिलहाल के लिए ऐसे क्वेश्चंस यहां से बनते हैं इस टॉपिक से। उसके बाद मापक यंत्र से क्वेश्चन बन जाते हैं। स्टेथोस्कोप क्या काम आता है, स्फिग्मोमेनोमीटर किस काम आता है, हाइड्रोमीटर, लेक्टोमीटर, ये सारी चीजें आपको यहां से क्वेश्चन बना था कि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को मापने का यंत्र कौन सा है। घुमा के क्वेश्चन पूछा था, यहां से पिछले साल आया था। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को मापने के लिए जो यंत्र है वो कौन सा है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह का मतलब विद्युत धारा, और विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर होता है, तो इसका आंसर था अमीटर। तो यहां से हम क्वेश्चंस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मापक यंत्र से क्वेश्चन आया। आविष्कारक से कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन की खोज किसने की, एक्सरे की खोज किसने की, ट्रांजिस्टर की खोज किसने की, या फिर हम कहें कि ऑप्टिकल फाइबर की खोज किसने की, डायनामाइट की खोज किसने की, तमाम तरह की बातें खोज करने वाली है ना, लेजर की खोज किसने की। तो यहाँ से हमें आविष्कारक के बारे में भी पढ़ना है। कल्चर के बारे में, कल्चर का मतलब है कि मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, हम कहें तो जैसे मछली पालन को हम क्या कहते हैं। तो इन कल्चर्स को भी हमें याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट दिवस, जैसे विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दशक कब मनाया गया था, ये सारी बातें हम इसमें पढ़ेंगे। तो बेसिक विज्ञान आपको किसी भी और सिलेबस में नहीं मिलेगा। ये बेसिक सिलेबस, बेसिक विज्ञान आपको इसी में मिलेगा। इसके बाद दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है सजीवों का वर्गीकरण। यहां से क्वेश्चन आया था आपके पिछले साल कि निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है या है। तो यहां से क्वेश्चंस आया था, तो इसको भी हमें पढ़ना पड़ेगा। जिसमें हमें एक क्वेश्चन आया था, कौन सा पक्षी स्तनधारी है, कौन सा पक्षी मैमल है, स्तनधारी है। इसलिए हमें इस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। जिसमें आया था क्वेश्चन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, पेड़ पौधों का वर्गीकरण, जिसमें हम ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा, ये सारा हम लोग पढ़ने वाले हैं। और जंतुओं का वर्गीकरण में हम जंतुओं को बांटेंगे पोरीफेरा में, सिलेंट्रेटा में, मोलस्का में, कॉर्डेटा में, प्लेटीहेल्मिन्थीज में, तमाम तरह की चीजें हम लोग इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, नाम थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन कोई नहीं, इसका सिलेबस जरूर बड़ा है, लेकिन मतलब गहराई से नहीं पूछता है, ऊपर ऊपर ही पूछता है। कोशिका और कोशिकांग, है ना। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है आपका कि क्रेब्स चक्र कहाँ चलता है, कोशिका के किस हिस्से में क्रेब्स चक्र चलता है। या क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोशिका का सबसे अजीब अंग कौन सा है। या पूछता है पेपर में कि कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, कोशिका का आंतरिक कंकाल किसे कहते हैं। ये तमाम बातें हम इसमें पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, केंद्रक, गोल्जी काय, अंतःप्रद्रवी जालिका, ठीक है, तमाम तरह की बातें। उसके बाद प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक भी हम देखेंगे। इसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारा वो मानव शरीर और अंग है। यानी यहां से भी क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया, जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अमाशय से कौन सा अम्ल निकलता है, अमाशय से कौन सा अम्ल निकलता है। या क्वेश्चन पूछा गया था पित्ताशय से कौन सा रस निकलता है। या फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि शुक्राणु जनन कहाँ से होता है। इसका मतलब ये है हमें जनन तंत्र पढ़ना पड़ेगा, हमें पाचन तंत्र पढ़ना पड़ेगा, रक्त और परिसंचरण तंत्र पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है। श्वसन तंत्र पढ़ना पड़ेगा, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था श्वसन के लिए सबसे जरूरी गैस कौन सी है। इजी ही था पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। उत्सर्जन तंत्र, कंकाल तंत्र, अंतःस्रावी ग्रंथियां, और इसके साथ साथ हमें पढ़ना है तंत्रिका तंत्र। गहराई में नहीं पढ़ना, लेकिन हमें सब कुछ कवर करते जाना है। पेपर का लेवल इतना टफ नहीं आता, लेकिन चूंकि सिलेबस इतना खींचा हुआ है, लंबा है और अनडिफाइंड है, क्योंकि कोई बताता नहीं क्या आएगा। पोषण की बात करें तो इसमें विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे।
खनिज लवण के बारे में बात करेंगे, विटामिन की एक टेबल बनाएंगे हम, विटामिन ए, बी कितने प्रकार की होती है, सी, डी, ई, इनके स्रोत क्या होते हैं, इनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ेंगे। फिर मानव रोग के बारे में क्वेश्चन आया था कि कोविड-19 का कारण क्या था? या क्वेश्चन आएगा कि इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा का कारक कौन है? तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसका मतलब हमें पढ़ना पड़ेगा कि वायरस से होने वाले रोग कौन से हैं और इनके वाहक कौन से होते हैं और इनके लक्षण क्या होते हैं, इनका उपचार कैसे होता है, बैक्टीरिया से होने वाले, प्रोटोजोआ से, फंजाई या कवक से होने वाले रोग कौन-कौन से हैं, मलेरिया पढ़ेंगे, कैंसर पढ़ेंगे, एड्स पढ़ेंगे, इसके साथ-साथ आनुवांशिक विकार पढ़ेंगे, जेनेटिकल डिसऑर्डर, कुछ रोग होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलते रहते हैं, जैसे हीमोफीलिया है या फिर हम कहें सिकल सेल एनीमिया है, इस प्रकार की बातें। टर्नर सिंड्रोम, इस प्रकार के आनुवांशिक विकार होते हैं। फिर पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में भी पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। एक क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी का मुख्य उत्पादक कौन है? एक क्वेश्चन पूछा गया है आपका जल चक्र में क्या होता है, या फिर पूछा गया है स्वपोषी किसे कहते हैं। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा जैविक और अजैविक घटक, ठीक है। इसके बाद स्वपोषी, परपोषी, सहजीवी, परजीवी, सहभोजी, इनमें क्या अंतर होता है, इनका एग्जाम्पल क्या होता है, तमाम तरह की बातें। खाद्य श्रृंखला, फूड चेन पढ़ेंगे। फूड चेन कितने प्रकार की होती है, चारण श्रृंखला, परजीवी श्रृंखला, अपरद श्रृंखला क्या होती है, एग्जाम्पल क्या होते हैं, सब कुछ भी नहीं छूटेगा। लिंडमान का 10% का रूल क्या होता है, पोषक स्तर क्या होता है, फूड वेब यानी खाद्य जाल क्या होता है, पारिस्थितिकी स्तूप कितने प्रकार का बनता है, उल्टा बनता है, सीधा बनता है, 3 प्रकार का होता है, जैव ऊर्जा के आधार पर, जैव भार के आधार पर, जीव संख्या आधार पर, जैव भार के आधार पर और ऊर्जा के आधार पर, 3 प्रकार से बनता है। फिर इसके साथ साथ हम जैव भू रासायनिक चक्र भी पढ़ेंगे, यानी वो चक्र जिनके द्वारा इस धरती पर नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर रहती है, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, कार्बन डाइऑक्साइड चक्र, फास्फोरस चक्र और जल चक्र। ठीक है, बहुत ईजी है, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल साथ साथ मेरे चलते रहना। जैव विविधता में अभी क्वेश्चंस आपका पूछा गया था कि जैसे एक अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष कब मनाया जाता है। तो जो हम बात कर रहे हैं जैव विविधता की, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैव विविधता को मेंटेन करने के लिए सबसे जो जरूरी संस्था है वो है IUCN। उसका मुख्यालय क्या है, स्थापना क्या है, उद्देश्य क्या है। इसके साथ WWF, वर्ल्ड वाइल्ड फंड, ठीक है। तो इस प्रकार से WWF क्या है, भारत में जितने भी सोसाइटीज काम कर रही हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस, संस्थाएं काम कर रही हैं जैविक विविधता को बचाने के लिए, वो कौन सी हैं। NGT क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है, कौन से नियम बने हैं और विश्व स्तर पे कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। इसके साथ साथ भारत में बाघ को बचाने के लिए, गंगा की डॉल्फिन बचाने के लिए कौन कौन से अभ्यारण्य हैं, कौन कौन से हम कहें तो सेंचुरी हैं, ये सारी पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे रेड डाटा बुक क्या होता है, जैव विविधता को किन किन से खतरा है, और इसमें हम कह सकते हैं कि हॉट स्पॉट पढ़ेंगे, हॉट स्पॉट भी पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि जैव विविधता कितने प्रकार की होती है। फिर जैव प्रौद्योगिकी से भी एक क्वेश्चन बना था और पूछा गया था रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम की खोज किसने की थी, रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम की खोज किसने की थी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था, इससे हमें पता चलता है कि अब हमें जैव प्रौद्योगिकी वाला टॉपिक भी पढ़ना पड़ेगा। वैसे तो बोयर और कोहने ने की थी, लेकिन हमें शब्दावली पढ़नी पड़ेगी, RDNA, वांछित जीन, एंजाइम, ट्रांसजेनिक पादप, क्लोनिंग। अरे कुछ जैव प्रौद्योगिकी कुछ भी नहीं होता, बेसिकली किसी भी जीव की कोशिका लेते हैं, उसके अंदर का DNA निकालते हैं, DNA के साथ कुछ फेर बदल कर देते हैं और उसके फलस्वरूप एक नया जीव बन जाता है, जिसको हम जैव प्रौद्योगिकी के नाम से जानते हैं। ट्रांसजेनिक पादप, इसमें हम बीटी बैगन, बीटी कपास, स्वीट, इसको हम सुपर पोटैटो कहेंगे। इसके साथ गोल्डन राइस पढ़ेंगे, फ्लेवर सेवर टोमेटो पढ़ेंगे, तमाम तरह की चीज़ें पढ़ेंगे। क्लोनिंग, भारत में सबसे पहले क्लोनिंग किस जानवर की हुई थी, क्या नाम था उसका, और वर्ल्ड में कौन सी क्लोनिंग सबसे पहले हुई थी, डॉली भेड़ है ना, डॉली याद है आपको। हाँ, तो क्लोनिंग की बात करें, IVF टेक्नोलॉजी क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जैव पेटेंट क्या होता है, इसकी लिमिट क्या होती है, इसकी मियाद कितनी होती है, अवधि कितनी होती है, कौन जारी करता है, भारत में कौन से कानून है। अणु और परमाणु की बात करेंगे, यहां से ये बायो हो गया। अणु और परमाणु से क्वेश्चन आपके पूछा गया था, ऋणायन कैसे बनता है, ऋणायन कैसे बनता है। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करेगा कोई परमाणु, तब बनेगा ऋणायन। इस चक्कर में हमें अणु और परमाणु पढ़ना पड़ेगा। परमाणु, नाभिक,
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनका द्रव्यमान, इनकी खोज किसने की, इन पे आवेश कितना होता है, सबसे भारी कौन होता है, सबसे हल्का कौन होता है, ऋणायन कैसे बनते हैं और धनायन कैसे बनते हैं, एनायन कैसे बनते हैं, कैटायन कैसे बनते हैं, तमाम तरह की बातें। समस्थानिक क्या होते हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है। ठीक है, सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा लेकिन बहुत आसान है चीजें, आप टेंशन मत लो बिल्कुल। ठीक है, अणु और परमाणु की बात, इसमें हमें थोड़ा सा क्या देखना पड़ेगा, आवर्त सारणी। अब इसके बाद तत्व, यौगिक और मिश्रण को भी पढ़ना पड़ेगा, जिसमें धातु, अधातु और आवर्त सारणी, क्योंकि इससे क्वेश्चन एक आ गया था, उत्कृष्ट गैसें निम्न में से कौन सी नहीं है। ठीक है, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, तो ये सब क्या है, उत्कृष्ट गैसें हैं। तो उत्कृष्ट गैसें कौन सी होती हैं, क्षारीय मृदा धातुएं कौन सी होती हैं, मृदा धातुएं कौन सी होती हैं, हेलोजन समूह कौन सा होता है, निक्टोजन ग्रुप कौन सा होता है, चाल्कोजन ग्रुप कौन सा होता है, या फिर कौन सी धातु कौन सी अधातु कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में रह सकती है। तमाम तरह की बातें ये हम वन लाइनर क्वेश्चंस को कवर करेंगे। मिश्रण पढ़ेंगे, मिश्र धातुएं पढ़ेंगे। मिश्र धातु में हम पढ़ने वाले हैं जैसे कि कांसा क्या होता है, पीतल क्या होता है, नाइक्रोम क्या होता है, बेल मेटल क्या होता है, इसके साथ साथ हम बात करें तो मूर्खों का सोना किसे कहते हैं, तमाम तरह की बातें। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया और उत्प्रेरक भी हम पढ़ेंगे, जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, अभिक्रिया के प्रकार कौन कौन से होते हैं, जैसे मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है, पूछ देगा। या फिर पूछ देगा कि जैसे पूछ देगा कि नेफ्थलीन की गोली जो है वो कुछ समय बाद गायब हो जाती है, वो किस प्रकार का परिवर्तन है। तो ये तमाम तरह की बातें, अभिक्रिया के प्रकार, कटा हुआ सेब भूरा हो जाता है, वो किस प्रकार का परिवर्तन है, ऐसा अभिक्रिया के प्रकार हमें पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें विस्थापन, एकल विस्थापन, द्विविस्थापन, इसके साथ साथ हम बात करें ऑक्सीकरण, अपचयन, रिडक्शन, रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया और युगात्मक अभिक्रिया, विखंडन अभिक्रिया, तमाम तरह की हमें अभिक्रियाएं पढ़नी है। उसके बाद कार्बन और उसके यौगिक से भी क्वेश्चन आया हुआ था कि पेंसिल जो हम लिखते हैं, हम लोग पेंसिल निर्माण में किस चीज का यूज किया जाता है, ग्रेफाइट का, तो हमें कार्बन के अपरूप भी पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन और बना था, बकमिस्टर फुलरीन में कितने कार्बन होते हैं। ठीक है, तो ये कार्बन के अपरूप पढ़ने पड़ेंगे, इसमें कोयला आ जाएगा, कोयले के प्रकार, एंथ्रासाइट, बिटुमेनी, लिग्नाइट, पीट कौन सा अच्छा होता है, किसमें कितना % कार्बन होता है, तमाम तरह की बातें। उसके बाद हमें हीरा पढ़ना है, ग्रेफाइट पढ़ना है, और फिर हमें पढ़ना है कह सकते हैं कि फुलरीन पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद साबुन और अपमार्जक को भी हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ गया था कि वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है। ठीक है, तो इसको भी हमें पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद हमें सीमेंट भी पढ़ना पड़ेगा, हमें हाइड्रोकार्बन भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन बना था, और वो था कि हेप्टेन में कार्बन की संख्या कितनी होती है। तो हमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बहुलक में रबड़, रेशे, प्लास्टिक पढ़ना पड़ेगा। CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बना था कि रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने में कौन सी गैस काम में आती है। तो फ्रियोन गैस काम में आती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन काम में आती है। फिर महत्वपूर्ण यौगिक, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि चूने का बुझा हुआ चूने का सूत्र क्या होता है, या फिर केवल बिना बुझा चूना है तो उसका सूत्र क्या होता है, या फिर हम कहें कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, पोटाश एलम क्या होता है, फिटकरी किसे कहते हैं। ठीक है, इस तरह की बातें हम लोग पढ़ने वाले हैं। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग से भी ये क्वेश्चन पूछा गया कि ओजोन क्षय के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है। तो ओजोन क्षय, ग्रीन हाउस प्रभाव, और इसके साथ साथ हम कहें तो अम्ल वर्षा, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर में प्रकाश से क्वेश्चन पूछा गया था, और प्रकाश से क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको यदि वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करना है, वास्तविक छवि प्राप्त करनी है, तो किस प्रकार के दर्पण का यूज करेंगे। तो हमें पढ़ना पड़ेगा परावर्तन को, रिफ्लेक्शन को पढ़ना पड़ेगा, अपवर्तन को भी पढ़ना पड़ेगा। इसमें स्नेल का नियम, वर्ण विक्षेपण, इंद्रधनुष का रंग 7 रंगों दिखाई देते हैं, सबसे ऊपर कौन सा होता है, सबसे नीचे कौन सा रंग होता है, क्यों होता है ऐसा, है ना। वर्ण विक्षेपण पढ़ना है, प्रकीर्णन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, प्रकीर्णन। ठीक है, आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तमाम तरह की बातें। व्यतिकरण और विवर्तन पढ़ने हैं। सीडी का रंग, सीडी जो होती है, सीडी रंगीन क्यों दिखाई देती है, साबुन का बुलबुला रंगीन क्यों दिखाई देता है, या फिर तेल की बूंद रंगीन क्यों दिखाई देती है, तमाम तरह की बातें। नेत्र और नेत्र दोष हमें पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन आया था, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की चीज दिखाई नहीं देती। इसके बाद अम्ल क्षार और लवण से भी क्वेश्चन आया था आपका। एक क्वेश्चन था, फिनोफ्थेलीन सूचक क्या है। फिनेफ्थलीन क्या है, तो फिनोफ्थलीन है क्षार का पता लगाने के लिए एक पदार्थ है। भाई दुनिया की हर पदार्थ या तो खट्टा है, या कड़वा है, या उदासीन है,
इसका पता हम लोग चख के थोड़ी ना लगाएंगे। इसके लिए हमने कुछ पदार्थ रखे हुए हैं, कुछ कृत्रिम सूचक हैं, कुछ आपके प्राकृतिक सूचक हैं, जिनके द्वारा पता लग जाता है कि कौन अम्ल है, कौन है क्षार। ठीक है, तो वो चीज़ हम देखेंगे। फिनोप्थेलिन क्या होता है, लाइकेन क्या होता है। इसके साथ-साथ हम बात करें तो हल्दी की जड़, और फिर हम बात करें तो लाल पत्ता गोभी। ये सब सूचक होते हैं जिनके द्वारा हमें, एक है मेथिल ऑरेंज, जिनके द्वारा हमें पता चल जाता है कोई चीज़ अम्ल है या क्षार है। फिर अम्ल के स्रोत, नींबू में कौन सा अम्ल होता है, इमली में कौन सा होता है, दूध में कौन सा होता है, दही में कौन सा होता है। इसके साथ-साथ हम बात करें तो टमाटर में कौन सा होता है, घास में कौन सा अम्ल होता है। अम्ल भी कई प्रकार के होते हैं, दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल कौन से होते हैं। फिर क्षार और क्षार के प्रकार, दुर्बल क्षार, प्रबल क्षार। और अम्ल क्षार की रिएक्शन से क्या होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। सूचक मैंने आपको बता ही दिया। पीएच स्केल क्या होता है, इस पे कितने पैमाने होते हैं, इसकी खोज किसने की थी, आविष्कार किसने किया था, सोरेनसन ने किया था। तो 17 नंबर में हम बल, गति और ऊर्जा भी पढ़ेंगे, जिसमें क्वेश्चन आया था कि न्यूटन का कौन सा नियम नहीं है। न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का चतुर्थ नियम। तो न्यूटन के 3 ही नियम थे, चतुर्थ नियम नहीं है, तो ये भी पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युत धारा। यहाँ से कई क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं विद्युत धारा से। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, या फिर पूछा गया है कि पी अर्धचालक, पी सेमीकंडक्टर क्या है, एन अर्धचालक क्या, एन प्रकार का जो अर्धचालक है वो क्या है, या पी एन जंक्शन क्या है। ठीक है, तो ये हमें अर्धचालक में पढ़ना है। इसके अलावा परिभाषा, ओम का नियम, बात करें तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, यूनिट पढ़नी है, विद्युत सेल पढ़ना है, चुंबकीय प्रेरण पढ़ना है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है, उच्चाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर। मतलब हमें गहराई में नहीं जाना, लेकिन हमें ओवरऑल कवर करना है सब कुछ। विद्युत जनित्र, इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है, ये सारी बातें हमें पढ़नी है। उसके बाद 19 नंबर पे सौर मंडल। अब ये सौर मंडल आपको किसी भी सिलेबस में नहीं मिलेगा, ना तो आपको मिलेगा सीटी 10+2 में, ना ग्रेजुएशन में, ना ही आपको मिलेगा वनपाल में, वन रक्षक में, ना ही आपको एलडीसी, कहीं नहीं मिलेगा। तो ये अलग सा ही टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, जिसमें सौर मंडल में पूछा गया है कि बुध ग्रह के बारे में कौन सा सही कथन है। ठीक है, तो बुध ग्रह जो है वो सूर्य से सबसे नजदीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया, मंगल ग्रह के वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है। यह क्वेश्चन पूछा गया है, पूरे ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सीज हैं लगभग। यह एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बिग बैंग थ्योरी क्या है। तो यहां से क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, इसलिए हमें चंद्रमा, तारे, सूर्य ग्रह, धूमकेतु, केपलर रूल, हमें ये सब पढ़ना है। उसके बाद 20 नंबर पे आता है आपका संचार प्रौद्योगिकी। यहाँ पे हमें उपग्रहों के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से उपग्रह भारत के द्वारा छोड़े गए हैं, किस काम आते हैं, कहाँ पे वो चक्कर लगा रहे हैं, पृथ्वी की कौन सी कक्षाएं हैं, LEO क्या है, MEO क्या है। ठीक है, पलायन वेग कितना होता है। इसके साथ साथ हम बात करें तो इसरो और नासा एजेंसी, इनका मुख्यालय क्या है, स्थापना कब हुई थी, संस्थापक कौन थे, इनके द्वारा कौन कौन से अभियान चलाए जा रहे हैं, भारत के अभियान कौन कौन से हैं, जैसे मंगलयान हो गया, चंद्रयान हो गया, तमाम तरह की बातें। इसके बाद ISS क्या है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, किसके द्वारा, किन देशों के द्वारा ये बनाया गया है, कितनी ऊंचाई पर ये चक्कर लगाता है, पृथ्वी का एक चक्कर ये कितने टाइम में लगा लेता है, कितने लोग एक साथ रह सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम उपग्रह के बारे में, तो इन तमाम चीज़ों को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं संचार प्रौद्योगिकी में, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। सौर मंडल से पूछा गया है तो संचार प्रौद्योगिकी से भी पूछा जा सकता है। तो ये आपको 20 टॉपिक्स साइंस में पढ़ने हैं। 20 टॉपिक्स आप पढ़ लेंगे तो फिर इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैंने ये जो सिलेबस पूरा का पूरा डिजाइन किया है, वो डिजाइन किया है मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पर। 2024 का पेपर, 2025 का पेपर, उसके आधार पर। सिलेबस इसका कहीं भी ऑफिशियल नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आगे की तरफ, गणित की बात करते हैं। यहाँ पे गणित आपको मिश्रा सर पढ़ाएंगे, और उसका सिलेबस पिछले सालों के पेपर के आधार पर कुछ इस प्रकार का है। उसमें आपको भिन्न पढ़नी है, प्रतिशतता पढ़नी है, लाभ हानि पढ़ना है, गणितीय संक्रियाएं पढ़नी है, भिन्न पढ़ना है, आयु पढ़नी है, औसत, समय काम मजदूरी, अनुपात समानुपात, घातांक और संख्या पद्धति, प्रायिकता, ज्यामिति, बीजगणित, क्षेत्रमिति, घातांक, प्रतिशत और प्रायिकता। तो ये आप कर लेते हैं तो आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा। इसमें ज्यामिति में आपका 2D 3D, इसमें आपकी त्रिभुज, वर्ग, आयत, और इसके साथ साथ वृत्त 3D में क्या आ जाएगा आपका, इसमें रेखा भी आ जाएगी, रेखा, कोण 3D में आपका, घन, घनाभ, ये सब कवर हो जाएगा। ठीक है, तो मिश्रा सर आपको पढ़ाएंगे इसको। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में भी आपको 20 से ज्यादा टॉपिक्स कवर करने हैं। ठीक है, और इसके बाद आपको कंप्यूटर में कोई रोक नहीं सकता, हर क्वेश्चन आपसे होता रहेगा।
यदि मैं कंप्यूटर की बात करूं तो यहाँ पे कंप्यूटर का हमें परिचय पढ़ना है, कंप्यूटर की विशेषता पढ़नी है। कंप्यूटर की विशेषता का मतलब ये है कि ये बिना थके काम कर सकता है, एक्यूरेसी है इसमें, इसमें मतलब लगातार ये काम बड़ी-बड़ी गणनाएँ कर सकता है। तो ये फ़ायदा है इसका। सीमाएँ क्या है इसकी कि इसके पास इमोशन नहीं है, इसके पास जो इमोशनलेस है ये। इसके साथ इतिहास इसका क्या है, अबेकस से जो कहानी स्टार्ट हुई थी और सुपर कंप्यूटर के युग में हम रह रहे हैं, तो इसके बीच में जो पूरी कहानी है, जो उसका इतिहास है, वो क्या है? और मैं बीच-बीच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लाता रहूँगा इसमें। पीढ़ियों की इतिहास, पीढ़ियों की बात यदि मैं करूँ, तो 1G क्या है, 2G, 3G, 4G, 5G, इन कंप्यूटर्स में क्या खास बात थी? माइक्रो प्रोसेसर्स किस पीढ़ी से इस्तेमाल होना स्टार्ट हुए? उससे पहले कौन-सी चीज़ें इस्तेमाल हो रही थी, ठीक है? प्रकार की बात करें तो कंप्यूटर के प्रकार, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है? या फिर पीसी पर्सनल कंप्यूटर क्या है? या फिर सुपर कंप्यूटर कौन से हैं? विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर किसने बनाया? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन-सा है? सुपर कंप्यूटर का यूज़ क्या है? सुपर कंप्यूटर कौन-कौन से होते हैं? नैनो कंप्यूटर क्या होता है? माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है? इसके बाद विशेषताओं के बारे में भी बात करेंगे, फिर घटक के बारे में, यानी हार्डवेयर के बारे में बात करेंगे, इनपुट डिवाइसेज़, आउटपुट डिवाइसेज़, मेमोरी, सीपीयू, मदरबोर्ड, तमाम तरह की मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, तमाम तरह की बातें। सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, प्रोग्रामिंग भाषाओं की बात करेंगे कि हमारा कंप्यूटर जो है एक भाषा में काम करता है जिसे हम प्रोग्रामिंग भाषा कहते हैं, है ना? सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, आपका पाइथन हो गया। हाई लेवल लैंग्वेज कौन-सी होती हैं? लिस्प क्या है? लिस्प, लिस्प LISP, लिस्प क्या है? तो लिस्प है आपकी एक भाषा है जो एआई के लिए काम करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। तो ये सारी भाषाओं के बारे में बात करेंगे। डाटा संचार प्रणाली में क्या होता है? तो डाटा संचार, हमें जब डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो बिल्कुल सटीक होना चाहिए। उसमें कौन-कौन से गुण होने चाहिए? उसके लिए मैंने ट्रिक बताऊँगा आपको मैं। ATDJ, A, T, D और J। ए का मतलब होता है आपका, हम कहें तो ए का मतलब होता है इसमें कि एक्यूरेसी होनी चाहिए, टी का मतलब है टाइमलेस होना चाहिए, समय नहीं लगना चाहिए, डी का मतलब डिलीवर होना चाहिए और जे का मतलब है जिटर, जिटर यानी सारा जो मैटर है आपका, कोई बड़ा मैसेज है तो एक साथ पहुंचना चाहिए, बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। फिलहाल के लिए हम लोग डाटा संचार प्रणाली, संचार मीडिया और चैनल के बारे में बात करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि कोएक्सियल केबल क्या होती है, या फिर हम पढ़ेंगे कि ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होती है, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, इसको खोजा किसने था, नेटवर्क के प्रकार के बारे में बात करेंगे, पैन क्या होता है, लैन, कैन, मैन, वैन, तमाम तरह की प्रकार के बारे में बात। नेटवर्क टोपोलॉजी पढ़ेंगे, इंटरनेट तकनीक के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे कि मॉडेम क्या है, इंटरनेट क्या है, सर्च इंजन क्या है, वेब ब्राउजर क्या है, आईपी एड्रेस क्या है, ठीक है। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे वेबसाइट क्या होती है, तमाम तरह की बातें। सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, ये भी हम पढ़ेंगे कि सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल आजकल किधर से कैसे हो रहा है। जैसे हम ई कॉमर्स की बात करें, ई बैंकिंग की बात करें, हम ई लर्निंग की बात करें, एजुकेशन में हो रहा है, ई गवर्नेंस की बात करें, तो इन प्रकार की चीज़ों में आपको इंटरनेट इस्तेमाल होता हुआ या कंप्यूटर इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा आपको। साइबर क्राइम में हम पढ़ेंगे कि बग क्या होता है, मेलवेयर क्या होता है, हैकिंग क्या होती है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, और इसके साथ-साथ हम बात करें तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है। एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद, है ना? इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद हम कहेंगे कि हमारा पूरा कंप्यूटर कवर हो गया, और आप देखेंगे कि सारा कुछ आपका प्रीवियस ईयर इसी से कवर हो जाएगा, ठीक है? तो वापस हम चलते हैं। मैंने बताया आपको ये बैच 15 मई से स्टार्ट हो रहा है। बहुत मिनिमल फीस, बहुत लिमिटेड सीट्स हैं। उसके बाद इसकी फीस बढ़ सकती है। यहाँ पर हम बात करें गणित, विज्ञान, कंप्यूटर और योजनाएं, कंप्लीट सिलेबस, वीओडी लाइव क्लासेज, डिजिटल नोट्स, चैप्टर वाइज शीट, पीवाईक्यू सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। और यहाँ पर इसकी जो ये आपका एप्लीकेशन है, कहाँ मिलेगा? प्ले स्टोर पे जाएंगे, दीक्षांत एकेडमी बीकानेर, डाउनलोड करेंगे। व्हाट्सअप नंबर है, कोई भी डाउट है पोस्ट करिए। टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम, और हम कहें तो एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पे पेड कोर्स में जाएंगे तो आपको ये कोर्स मिल जाएगा। स्टार्ट क्या है इसकी खास बात देखते हैं। 15 मई से स्टार्ट होगा ये 2026 से। कोर्स का ड्यूरेशन 5 से 6 महीने का होगा, लेकिन वैलिडिटी इसकी एग्जाम होने तक होगी। जब तक एग्जाम आपका होता है नहीं तब तक उसकी वैलिडिटी रहने वाली है। नंबर ऑफ आवर्स की बात करें, 350 से ज़्यादा घंटे हम पढ़ने वाले हैं इसको अच्छे से, चाहे मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे हम बात करें इसमें कंप्यूटर, और चाहे वो महिला और बाल
संबंधी जो योजनाएं हैं। डेली क्लासेस 2 से 3 घंटे प्रतिदिन चलेंगी। पीडीएफ प्रिंटेबल होगा, माध्यम हिंदी और कुछ कठिन भाषा इंग्लिश में भी आपको दिखाई जाएगी। टेस्ट सीरीज भी हम इसमें जोड़ेंगे। और इसके साथ साथ मैं बात करूं कि यहाँ पर महिला और बाल योजनाओं को लेके जिसमें से 10 से 12 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ये करंट का टॉपिक है, ये करंट का टॉपिक है। तो इसलिए मैं एग्जाम से 2 महीने 1-2 महीने पहले साल भर में जितनी भी महिलाओं और बच्चों से जुड़ी योजनाएं हैं, उनका मंत्रालय, उसकी योग्यता, उसमें लाभार्थियों की योग्यता कितनी होनी चाहिए, उसमें क्या-क्या फ़ायदा मिलता है, तमाम तरह की बातें मैं आपको एक टेबल बनवा के पिछली वैकेंसी में भी मैंने टेबल बनवाई थी, एक टेबल बनवा के मैं याद करवा दूँगा आपको, ठीक है? तो इसमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। इसके साथ-साथ मैं महिला और बाल अपराध वाला पोर्शन भी करवाऊँगा, क्योंकि पिछले साल तो इससे क्वेश्चंस नहीं आए थे, लेकिन उससे पिछले साल आए थे। सती प्रथा, बाल विवाह, इस प्रकार के क्वेश्चंस, दहेज उत्पीड़न, तो इन क्वेश्चंस को हमें करना पड़ेगा। तो योजनाओं और इसके साथ-साथ महिला और बच्चों से जुड़ी अपराध भी हम इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है? तो 5 से 6 महीने का हमारा साथ रहेगा। हालाँकि साथ तो हमारा हमेशा ही रहेगा, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता। तो मुझे लगता है आपको चीज़ें समझ में आ गई। तो जितना जल्दी हो सके अपनी सीट को कन्फर्म करें और एप्लीकेशन बता दिया मैंने। और भी कोई डाउट है तो क्लास क्लास में हम लोग मिलेंगे, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है? चलिए, मिलते हैं कोर्स में। थैंक यू।